नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। मम्मी, ये सब फिल्मों में होता है। आघात में स्मृति चली गई, फिर पुनः आघात से वापस आ गई। अगली बार जब आप उनसे मिलें तो सिर पर डंडा मारें, वह सासू माँ कहकर होश में आ जाएंगे। हाँ, तुम माँ की खिल्ली उड़ा लो। मेरा दिल कहता है ये प्रवाल ही है। तो ऐसा करो, वह जो है ना इतिहासज्ञ महाशय, यहाँ भाषण श्रृंखला में आए हुए हैं, उनसे कहो वो पुरानी चीज़ों की खोजबीन में पटु होंगे, वो जरूर पता लगवा देंगे। उनसे तुम्हारी पहली शादी का जिक्र करूं? पागल हो, वो तुमसे खुद शादी करना चाहते हैं। इतने योग्य हैं, हाँ उम्र में बड़े हैं, बस तुम ही हो बेवकूफ़। मैं चुप। क्या मालूम कहाँ से हवा चलती है तो क्या उड़ा कर लाती है, मालूम नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या है। लंबी सांस लेकर मम्मी चुप हो गई। तब से मैं डोसा फैक्ट्री नियमित रूप से जाने लगी। वह खपतूल हवास महाशय मिल जाए, यह मन में कहीं न कहीं तो दबा ही होगा, पर अपने को समझा लिया था कि हर रविवार डोसे का लंच कितना स्वादिष्ट रहता है। कभी कभार आते जाते झलक दिख जाती, मगर आमने सामने नहीं। कभी काउंटर पर दिखते तो मैं मिठाइयों के शेल्फ के पीछे छुप जाती, कभी दुकान से निकलते दिखते तो कार में ही बैठी रहती। शायद बहुतों की तरह उन्हें भी रविवार को डोसा खाना पसंद होगा। डोसा फैक्ट्री की भीड़ समाप्त हो चुकी थी। राव आराम कर रहे थे, ग्राहकों वाली मेज पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे देखकर बोले, कुछ समय रुकेंगी? हाँ हाँ, मुझे जल्दी नहीं है, कहकर मैं खड़ी देखती रही। उनकी अलमारी में सजी बिकने वाली चीज़ें, रसमलाई, समोसे, तरह तरह के पराठे, मलाई कोफ्ता, प्याज लहसुन की नान, रोटी और मलेशियन खस्ता कुलचा। राव उठकर पटुता से डोसे बनाने लगे। मेरे पीछे से किसी ने बहुत ही मंद स्वर में कहा, हम शादी क्यों न कर लें? मैंने घूम कर देखा। वह खड़ूस खपतूल हवास सा शख्स जो अब सजा सवरा सामने खड़ा था, बाल तरीके से कटे और बनाए गए, नया चश्मा, धुले हुए कपड़े, सफ़ेद कमीज और सलेटी रंग की पैंट, इस समय बहुत स्थिर, केंद्रित, मृदुल लग रहा था। आपने मुझसे कुछ कहा? इधर उधर भटकते रहे, एक दूसरे से मिलने को यहाँ वहाँ बहाने ढूंढते रहे। इससे अच्छा कि हम शादी कर लें। उसकी आंखों में परिहास की छाया थी। मैंने भी उसी मूड में कहा, क्यों नहीं, मगर मेरी शादी तो हो चुकी है। किससे? जब तक मैं कहूँ आपसे, उससे पहले ही वो राव ने डोसे का पैकेट पकड़ा दिया, और जब तक मैं बिल चुकाती वो गायब हो चुके थे। वह भुआल सन्यासी का केस नहीं हुआ था, मम्मी कहने लगी। बरसों चला था, कितने नाटक, पर्चे, फिल्म तक बनी। उसमें यह हुआ था कि राजा रामेंद्र कुमार को उनकी पत्नी और साले ने मिलकर जहर दे दिया, पर जब चिता पर जलाने ले गए तो इतना अंधड़ तूफान ओले आए कि लोग सौ छोड़कर भाग गए। शमशान से कुछ नागा सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो मरा ही नहीं है, उठा कर ले गए। अपनी गुफा कंदराओं में प्रचार किया, ठीक हो गए, पर याददाश्त चली गई। 10 साल बाद याददाश्त वापस आ गई तो वापस आ गया। क्या करने लगी, सुन रही हो? हाँ मम्मी, सुन रही हूँ। गूगल पर देख रही थी भुआल सन्यासी के बारे में। तो फिर ऐसा होता है कि किसी कारण याददाश्त चली गई और फिर वापस आ गई। लंदन तक केस लड़ा था, अदालत ने माना कि वो सन्यासी ही महाराज कुमार थे। पढ़ लिया पढ़ लिया। अब हम दोनों चुप। अच्छी खासी खुश थी, न कोई झगड़ा न टंटा, घूमती थी, खाती पीती थी। बीच में ये महाशय जी कहाँ से आकर टपक पड़े। किस मुहूर्त में टक्कर हो गई कि मम्मी के मन में कीड़ा जमकर बैठ गया, और मैं जैसे दो नावों में डगमग, है भी और नहीं भी। बुआल सन्यासी के वकीलों ने हजारों गवाह पेश किए थे। उनकी बड़ी बहन सबसे अधिक पक्की पक्की विश्वास करने वाली कि यही उनके भाई हैं। मगर यहाँ कौन है? सास मर चुकी है, बहनें अपने घर की हुई, चाचा ताऊ जमीनें पहले ही हड़पे बैठे हैं, तो भी क्या गवाही देने लगे? और सबसे बढ़कर हमें इस सब की ज़रूरत भी क्या है? मगर वे अच्छे लगते हैं। मन में कोई फुसफुसाया। मुझे न जाने क्यों लगना लगा कि ये उड़ते हुए बाल, बेढंगा सा चश्मा, अजीब तरह के कपड़े पहने,
ये सब एक ओढ़ा हुआ बहरूपियापन है। यह व्यक्ति न खड़ूस है न खत्तूस हवास, एक मृदुल मेधावान इंसान निकलेगा। मगर मैं क्यों हवा में पुल बांध रही हूँ? भाई की मियाद पूरी हो जाएगी और हम वापस चले जाएंगे, शायद भोपाल, और शायद मुझे ढूंढता हुआ इधर उधर फिरे, पर मैं कहाँ मिलूंगी? कैम्ब्रिज की ब्रॉडवे और सेंट्रल स्क्वायर से भोपाल कितनी दूर है? परंतु MIT तो यही है ना, एकदम पास, और वह भी तो यहीं PhD करने आए थे। मम्मी के सामने उनकी बात हंसी में कही तो उन्होंने कहा, दोबारा शादी करने का क्या तुक है? दोबारा? मैं हकबका गई। और नहीं, प्रवाल नहीं तो और कौन है? इतनों दिनों में भी नहीं पहचानती मुझ लड़की? मैं चुप। मम्मी आगे बोली, मैंने तो उसी दिन पहचान लिया था, सोचा करने दो ड्रामा, हम भी तो देखें। पर मैं तो नहीं पहचान पाई, अब भी नहीं पक्का विश्वास। मम्मी विद्रुप से मुस्कुराई, पर उन्होंने पहचान लिया है। चलो करवाए देते हैं फिर से शादी, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है। तो अब याद करने पर भी कुछ याद नहीं आता, धुंधला सा चेहरा भी नहीं, कोई स्मृति भी नहीं। उन 3 रातों में थोड़ी थोड़ी देर देखे गए चेहरे की। मम्मी है कि आस लगाए हुए हैं कि वह व्यक्ति जो ब्रॉडवे नाम की सड़क पर सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच कान पर मोबाइल चिपकाए एक झलक दिखलाकर कैम्ब्रिज स्ट्रीट पर गुम हो जाता है, वह प्रवाल ही है। वह कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है? क्या ये जासूसी भी करनी पड़ेगी? तो करो, मम्मी बोली, तब तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। एक अमेरिकन स्त्री दरवाजा खोलती है, नीले रंग की जींस और बदरंगा सा लाल स्वेटर पहने हुए। वो मुझे देखती रहती है, एकटक। न जाने क्यों उसके चेहरे पर डरा डरा सा भाव है। वह युवा नहीं है, उसके बाल छोटे छोटे और कच्चे पक्के हैं, चेहरे पर वयस की रेखाएं हैं। यहाँ जो पुरुष रहते हैं उनका क्या नाम है? क्या उनका नाम प्रवाल है? मेरी समझ में नहीं आया कि मैं और क्या पूछूं। नहीं, उसने सिर हिलाया, मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती हूँ और उसका नाम ये नहीं है। क्षमा कीजिए, मेरी गलती। आप उनकी कौन है? मैं प्रवाल की पत्नी हूँ। वह एकटक मुझे देखती रह गई, फिर उसने कहा, आप अंदर आएंगी? ये जो वो मेरे पति नहीं है, तुम अंदर आने से क्या? मैंने कहा और मुड़ी और बाजार की ओर चली आई। आंखों ने देखा हरी हरी घास और किनारे किनारे डंडिलायन नाम के फूलों की कथा, मुरझाए से सूखे सूखे गुलाब की पुरानी झाड़ियाँ, चारों तरफ एक वीरानी, एक उपेक्षा। तो ये प्रवाल नहीं है। मन में एक चैन सा हो गया। होते तो जिंदगी कितनी उलझ जाती, एक बार फिर नए से शुरुआत करनी पड़ती। अब न वे 24-25 साल के नवयुवक हैं, न मैं 17 साल की नववधू। मैं अभी भी शारीरिक नैकट्य से अपरिचित हूँ। यह कुमारिका, विवाहिता, विधवा अवस्था में शांति है। मम्मी से कह देती हूँ, तुम बड़ी सख्ती हो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। बड़ी उम्र की बीवी है उनकी। मम्मी सिर हिलाकर चुप हो गई। मुझे लगा था आंखें धोखा खा गई। अब मम्मी भी चैन से हैं और मैं भी। मैं उस स्त्री से उसके बताए हुए कैफे में मिलती हूँ। कई दिनों से देख रही थी, एक पुरानी जंग लगी हुई छोटी सी ट्रक सड़क के उस पार खड़ी रहती है। कुछ देर रुकती है, चली जाती है। यह घर जहाँ से सड़क आगे नहीं मुड़ती, खत्म हो जाती है, उसी जगह है। तीसरे दिन मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाती। घर से निकलकर ट्रक की ओर बढ़ती हूँ। ट्रक के दरवाजे पे कुछ लिखा है, पर समय के कारण अक्षर धुंधले हो गए हैं, पर पढ़े जा सकते हैं। स्वाद की ताजी मछली और झींगे। मुझे अपनी ओर आते देखकर ड्राइवर महिला दरवाजा खोलकर उतर आती है। यह प्रवाल उर्फ अप्रवाल की पत्नी है। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं उसे अंदर आने के लिए कहने ही वाली थी कि मन में ख्याल आ गया, इन अमेरिकी लोगों का क्या भरोसा, अंदर आकर गोली ही डाल दे, छुरा घोंप कर हत्या कर दें। बेवकूफ़ी में बता दिया कि मैं प्रवाल की पत्नी हूँ, रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर बैठे। तो आप मेरे साथ आएंगी? मुझे कुछ काम है। तो शाम को 4 बजे इसी कैफ़े में। उसने कार्ड मेरे हाथ में थमाकर ट्रक में बैठ गई और स्टार्ट किए चली गई। वो एक मामूली सा कैफ़े था। हर मेज के चारों ओर 4 कुर्सियाँ, प्लास्टिक के लाल फूलों और 4 खानों की लाल पट्टियाँ, जो जब तक न छूओ कपड़े के मेजपोश का भ्रम देती थीं। बीच में एक मोमबत्ती, गुलदान में ताजे फूल, पिछवाड़े कुछ घिरे हुए बोत थे। वह स्त्री वहीं एक बोत में बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी।
वेट्रेस तुरंत आ गई। शायद वो स्त्री को पहचानती होगी। आप क्या लेंगी? दोनों मुझे देख रही थी। आइस टी, मैंने हिचकते हुए कहा। वेट्रेस ने अनुमति में सिर हिलाया। तो वही, मैंने कहा। वेट्रेस लौट आई। कुछ देर में उसने मेरे आगे आइस टी और उस स्त्री के आगे बियर की बोतल और एक गिलास लाकर रख दिया। उसने एहतियात से बियर गिलास में उड़ेली, एक लंबा घूंट लिया और मेरी ओर देखकर पूछा, सो? मैं चुप रहकर उसे देखती रही। आज उसने दुमैली सी शर्ट पहन रखी थी, पर चेहरा सजा था, भावें साफ सुथरी, पलकों पर हल्के से रंग का आभास, सहेज कर लगाई गई लिपस्टिक। वह अपनी तरह से अच्छी दिख रही थी। तो क्या? मैंने धीरे से कहा। तुम अपने पति के बारे में बताओगी? मैं हिचकिचाई, चुप रही। क्यों कहूँ अपनी जीवन गाथा इस स्त्री से? मुझे पता है तुम मेरे पति से मिलती जुलती रहती हो, उसी ने मुझे बताया है। बाप रे, अब पड़ी मार, मुझे लगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसने कहा? आई हैव नथिंग टू टेल, मैंने अंग्रेजी में कहा। मैं चौकन्नी और सावधान थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। आप बताइए, आप अपने पति से कहाँ मिली? वो मुझे अचानक मिल गया था, जैसे देवदूतों ने उसे मेरे लिए ही सौगात रूप में भेजा था। पर तुम क्यों उससे बार बार मिलती हो, सवाल पूछती हो? एक बात बता दूं, वह भारतीय नहीं है, वो जिप्सी जाति का है, रोमनी, इसीलिए एकदम गोरा सफ़ेद नहीं है। मैं ग्रीक हूँ। मेरे पूर्वज ग्रीस में से आकर यहाँ बस गए थे। मेरा नाम अथीना है। रुककर उसने एक घूंट पिया। उसका नाम लकी है, लकी शाह। तुम उसे तंग करना छोड़ दो। मैं चुपचाप अपनी चाय के गिलास में ऊपर तक भरी बर्फ पिलाने लगती हूँ। मुझे यहाँ से भागने का मन हो रहा था। पीछे किचन में शायद मछली तली जा रही थी और उसकी सियांत ने मुझे मतली आने लगी थी। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं अचानक फुट खड़ी हुई। मेज पर $5 का नोट रखकर मैं बाहर आ गई। पाया अथीना भी मेरे पीछे पीछे आ गई। उसे तंग करना छोड़ दो, उसने कड़े स्वर में कहा। वो मेरा पति है। मैं बिना कुछ कहे जल्दी से सड़क पर आ गई। वो बहुत परेशान रहता है। हमारा पिंड छोड़ो। ओके, मैंने मुड़कर उसे देखा। मुझे उसके स्वर के पागलपन से डर लगने लगा था। घर आकर मैं पलंग पर पड़ गई। मम्मी या भाई कोई नहीं था। मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा था। अब मम्मी की बात सुनना ही छोड़ दूंगी। एक शख्स बार बार नकार रहा है, उसकी पत्नी है, नाम है, और हमारे पास सबूत ही क्या है? न फोटो, न विवाह का सर्टिफिकेट, बस मम्मी के अनुसार शक्ल मिलती है। ये भी कोई बात हुई? मारो गोली इस प्रसंग को। पर इतना आसान नहीं। कीड़ा सा जो दिमाग में घुस गया तो घुस गया। और ये महाशय भी तो कहीं भी अकस्मात प्रकट हो जाते हैं। पटेल ब्रदर्स में धनिए पुदीने की गट्ठी ले रही थी तो फलों की ढेरियों के पास खड़े नजर आते हैं। मुझसे आंखें मिलते ही हल्की सी मुस्कान होठों पे आ जाती है, पर बात नहीं होती। मैं उन्हें नज़दीक से बारीकी से देखना चाहती हूँ, पर अवसर नहीं मिलता। पलक झपकते ही अभी हैं अभी नहीं है, जैसा खेल होता हो। एक क्षण में आलोक। मुझे उनका सामना करने में थोड़ा सा डर लगने लगा है, क्योंकि मन में यह विचार अटक कर रह गया है कि अगर मम्मी की निगाह सच्ची हुई तो, वह स्त्री अथीना झूठ बोल रही हो तो, और यह जिनका नाम लकी शाह है मुझे खंबे, दीवार या किसी आड़ से छिप छिप कर क्यों देखते हैं? मैं जैसी हूँ किसी को सुंदर लग सकती हूँ, यह विचार मन में नहीं आता। मैंने अपनी आत्म छवि इतनी हीन जो गढ़ रखी है, मुझ में है ही क्या? सही सही आत्म विश्लेषण का मादा हो तब ना, पर यह मुझे बहुत बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी तो एक कंफ्यूज स्थिति में रह रही हूँ। हार्वर्ड स्क्वायर में पुरानी किताबों की कई दुकानें हैं। मैं चलते चलते रुक जाती हूँ। अन्ना करेनीना वहीं से ली थी। फिल्म देखने के बाद किताब रखने का क्या तुक है? बेचने पर कम से कम $3 मिल जाएंगे। किताब के पहले पृष्ठ पर इबारत लिखी हुई थी, जन्मदिन पर अनन्य प्रेम के साथ, तत्याना। न जाने किसका जन्मदिन रहा होगा और न जाने कौन रही होगी वह स्त्री तत्याना। यही पुस्तक देने का गहन अर्थ क्या रहा होगा? देखो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। यह मैं रील से कटकर जान दे दूंगा। जो भी हो, किताब पढ़ी नहीं गई थी क्योंकि उसके कई पन्ने जुड़े हुए थे। मैंने भी नहीं पढ़ी, न पन्नों को काट कर अलग किया, वैसे ही वैसे बेचने के लिए ले आई। दुकान के आगे हमेशा 2-3 मेजों पर सेल की किताबें रखी रहती थीं, 1 या $2 की। मैं हमेशा उन्हें उलट पलट कर देख लेती थी। अजीब सा लगता था, सड़क के उस पार इतने ज्ञान का भंडार
गुरु, शिक्षक, विद्यार्थी या विश्व के उच्चतम या समृद्ध छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। और इस ओर विश्व के उच्चतम विचारकों, फिलासफरों और सर्जकों की पुस्तकें $1 या $2 में बेचने के लिए ढेरी में पड़ी रहती थी। कानून या रिल्खे, हर एक का दाम $1 या $2। पुस्तकें जो फ्रांस, जर्मनी या अन्य देशों की प्रसिद्ध प्रेसों द्वारा छापी जाती थी, अब रद्दी के मोल बिकने की प्रतीक्षा करती रहती थी। अन्ना कैरेनिना के मुझे $2 मिले। यदि हाशिए वाले पृष्ठ पर कुछ लिखा न होता तो आपको $1 और मिल जाता। सेल्समैन बोला, अगर आप सेल वाली मेज से कुछ ले लें तो $1 डिस्काउंट दे दूंगा। मैं $1 में एक वाली मेज पर जाकर किताबें उलटने पलटने लगी। तभी एक शीर्षक मजेदार लगा, मेरा चश्मा कहाँ है। किताब की कवर पर जो तस्वीर थी उसमें चश्मा बालों पर टिका था, जैसे लोग अक्सर धूप के चश्मे को ऊपर करके टिका लेते हैं। मैंने पृष्ठ पलटे पलटे। शीर्षक के बावजूद पुस्तक गंभीर विषय की लगी, किसी न्यूरो विशेषज्ञ की लिखी हुई। अंदर तरह तरह के चित्र थे, सठिया जाने वालों के मस्तिष्क की अवरुद्ध सिराएं, सिर में चोट लगने और विकृत हुआ मस्तिष्क, गोली लगने से मस्तिष्क का एक भाग ही गायब। अभी देख ही रही थी कि पीछे से एक मंद स्वर सुनाई दिया, क्या याददाश्त कमजोर हो गई है? मैंने मुड़कर देखा, वही थे लकी माँ से, कोमल मृदु दृष्टि, हल्की सी मुस्कुराहट। आप यहाँ भी? ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ। क्यों? आपको देखकर लगता नहीं कि वो कहने लगे, आपको याददाश्त पर कुछ पढ़ने की जरूरत है। जी, जरूरत मुझे नहीं, न जाने क्यों मैंने कह दिया, पर शायद आपको है। जी नहीं, मेरी याददाश्त 100% सही सलामत है। सही सलामत? कहाँ तो यह बोल फूट रहे थे, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आप ये कैसे कह सकती हैं? दुकान वाला हम दोनों को ध्यान से देख रहा था। मेरे हाथ में चश्मे वाली पुस्तक थी और उनके हाथ में मध्यकालीन लैटिन काव्य। हम दोनों में से कोई भी पुस्तक चोर, वह भी $1 वाली, नहीं लग रहा था। और लकी नाम का मछुआरा लैटिन काव्य की पुस्तक का क्या करेगा? मैं बताती हूँ, क्योंकि अब लकी सा है ही नहीं। वो थोड़ा विचलित दिखे। मैं आपको बताती हूँ। मेरे मुंह से शब्दों की झड़ी लगी हुई थी। बिना सोचे समझे मैं कहती गई, आप लकी सा है ही नहीं, न जिप्सी या रोमनी, आप प्रवाल हैं, प्रवाल श्रीवास्तव। उनसे मेरा ब्याह हुआ था, 3 दिन की अवधि का। वो यहाँ समुद्र में डूब गए थे। एकाएक मेरा गला रुध आया। अब आप बेसिर पैर की बातें कर रही हैं। मैं जो हूँ सामने हूँ। उन्होंने अपने हाथ की किताब वापस रख दी। जो दिख रहा हूँ वही हूँ, और कुछ नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ढिठाई से गला खंगार कर कहा। आप प्रवाल ही हैं। मैंने आपको, मेरी माँ ने आपको पहचान लिया है। देखिए, मालूम नहीं आप किस भ्रम में हैं। मैं प्रवाल नहीं हूँ, मैंने आपको पहचान लिया है। उन्होंने मेरी नकल उतारते हुए कहा, आप यह किताब जरूर खरीदें, आपको वाकई इसकी जरूरत है। जब तक मैं संभलू वो सड़क की भीड़ में गायब, और मैं रह गई खड़ी खड़ी खड़ी, एकदम स्तब्ध, अपने पर हैरान, अपनी बोल्डनेस पर। ये क्या हो गया मुझे? बीच बाजार में एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा कर बैठी। अनजान नहीं तो और कौन। जब एक व्यक्ति बार बार कह रहा है कि वो प्रवाल नहीं है, तो मैं उसे मान क्यों नहीं लेती? सच तो यह है कि मैंने उन्हें प्रवाल के रूप में पहचाना ही नहीं था। न मुझे विश्वास ही था कि वो प्रवाल है। ये तो मम्मी का वहम है जो कीड़ा बनकर मेरे दिमाग में घुस गया है। और यह है कि अचानक अप्रत्याशित टकरा जाते हैं, क्यों बार बार आकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। मैं इतनी उद्विग्न थी कि बस फुटपाथ पर चलती गई। अखबारों का त्रिकोण, सबवे की सीढ़ियाँ, हार्वर्ड यार्ड का फाटक, सब खटाखट पार करती हूँ घर की ओर चल दी। हरी बत्ती के इंतजार में खड़े खड़े मैं जैसे अचानक सारे वातावरण, हलचल, बस, कारें, साइकिलें, विद्यार्थी, सैलानी, स्त्री पुरुष से एकदम अलग हो गई। एकदम से मेरा मन उछट गया। बस बहुत हो गया, यह तमाशा खत्म होना चाहिए। हम दोनों जिन जिन अलग रास्तों पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहे हैं, वही उपयुक्त है। जहाँ कहीं मिल जाना, कुछ अच्छा अच्छा लगने वाला कह देना, इस व्यक्ति का खिलवाड़ है। उसे इस खेल में मजा आने लगा है, तो ये मुझे ही समाप्त करना होगा। इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी है, बीवी है, उजाड़ सा इसका घर है, मछली पकड़ने का धंधा है, तो बस। मम्मी को एक झलक भले ही लगी हो, पर पूरे विश्वास के साथ कोई कैसे कह सकता है, जबकि वो व्यक्ति स्वयं ही नकार रहा हो। पर यदि हुए तो मानो उन्हें याद आ गया और किसी दिन सामने आकर कह दें कि मैं ही प्रवाल हूँ, तो इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं। विचार मुझे भाया,
क्योंकि गहरे अनाम स्तर पर यह गुंगरारे बालों वाला खब्बीस सा व्यक्ति मुझे अच्छा लगने लगा है। पागल हो गई हो क्या? मैंने स्वयं को झिड़का। बत्ती कई बार बदली, पर मैं वहीं खड़ी रही, उलझी सी, परेशान सी और थोड़ी सी खेदी हूँ। सपना जब छिन्न होता है तो खेद ही होता है। फिर अचानक क्यों कह दिया आप बहुत सुंदर हैं इस पिस्ते रंग की साड़ी में, और फिर अचानक हम शादी क्यों न कर लें? कोई सही सलामत सही होशो आवास में ऐसा कह सकता है क्या? अगर मैं कहती रुकिए और दुकान में जहाँ नकली फूलों के हार टंगे रहते हैं वहाँ से लाकर एक उनके गले में डाल देती, वो कहती लीजिए ये जयमाला, तो क्या होता? बस अब मेरा मन एकदम उछट गया। मैंने वापस लौटने का निर्णय ले लिया, पर मैं स्वयं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे मन में इतनी बेचैनी, इतनी अकुलाहट क्यों भर गई। किताब की दुकान पर मिलने के बाद फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। कितनी बार दोसा फैक्ट्री, पटेल ब्रदर्स और किताबों की दुकानों के चक्कर लगाए, पर कहीं नहीं।